नमस्कार, मैं प्रेम करियर गाइड में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आगे शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। आज हम पढ़ने वाले हैं फसलों की खेती अध्याय 2, जिसका सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। और आपका पीडीएफ, आपको पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा 6207657619। अब यहाँ पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए आगे कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था तो उसको भी देख लीजिएगा, तो सब देख लीजिएगा पूरा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, और इसमें किताब के लैंग्वेज नहीं, बहुत आसान बनाकर लाया है, बहुत आसान बनाकर लाया गया, बहुत ज्यादा, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। देखिए इसको, और एग्जाम लिखिएगा ना तो एग्जामर देख के आपको कॉपी खुश हो जाएगा। इस तरह से बनाएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं जो किताब में से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है, बहुत मेहनत लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बिना किसी रुकावट के। पहला क्वेश्चन हो गया वर्षीम, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए, अब जिस मीडियम में उस मीडियम में याद कीजिएगा। सिर्फ एक ही मीडियम में, दोनों मीडियम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाला है, अगर हिंदी में पढ़ लीजिएगा तो आपको याद करने में अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बरसीम की कटाई कब एवं कैसे करनी चाहिए? वेन एंड हाउ शुड बरसीम बी हार्वेस्टेड? आंसर हो गया, बरसीम चारे की बहु कटाई प्रजाति है। बरसीम जो है वो चारे की बहु कटाई प्रजाति है, जिसे एक बार से 2 बार से ज्यादा काट सकते हैं, उसी को कहते हैं बहु प्रजाति। बरसीम की पहली कटाई बुआई के लगभग 50 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर कटाई की जाती है। कटाई जमीन से लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर करनी चाहिए, ताकि पौधे फिर से तेजी से बढ़ सके। 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से कीजिएगा तो पौधे फिर से तेजी से बढ़ सके, क्योंकि 4-5 बार कटाई होता है तो ऊपर से काटेगा तो फिर से उतना ही ऊपर से 5-7 सेंटीमीटर ऊपर से काटेगा तो फिर से उतना ही उपज के साथ आपको चारा प्राप्त होगा। चलिए आगे इंग्लिश में देखते हैं। बरसीम इज ए मल्टी हार्वेस्टेड फॉडर वैरायटी। बरसीम जो है वो चारे की बहु कटाई प्रजाति है। द फर्स्ट कटिंग ऑफ बरसीम इज डन अबाउट 50 to 60 डेज आफ्टर सोइंग। जो पहली कटाई होती है वो बोने के बाद 50 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। आफ्टर दैट कटिंग आर डन एट इंटरवल ऑफ 50 to 30 डेज। और उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद कटाई करनी चाहिए। कटिंग शुड बी डन 5 to 7 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। जो कटिंग होता है वो जमीन से 5 से 7 सेंटीमीटर, जड़ से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से करनी चाहिए। सो दैट प्लांट कैन रीग्रो क्विकली एंड गिव मोर ग्रीन फॉडर, जिससे पौधा जल्दी विकास होगा और अधिक से अधिक चारा प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं क्या है? संक्षेप में वर्णन करें। व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वेट? एक्सप्लेन ब्रीफली। आंसर देखिए, गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। पहला हो गया CRI, जो 20 से 25 दिन तक होता है। जब आप बुआई कर देते हैं और बुआई करने के बाद जब मूंग जमने लगता है और उसमें देखिए होइएगा जड़ आने लगता है, तो उसी को जड़ आने लगे उसी को बोलते CRI, जो 20 से 25 दिन के बाद आता है। इस पहला अवस्था हो गया। उसके बाद टिलरिंग हो गया। टिलिंग जब जो पौधे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो देखे होइएगा एक पेड़ में से 2-3 पेड़ होने लगता है। जब ये वो रोपिएगा तो उसमें एक ही पेड़ में से 2-3 पत्तियां निकलने लगता है। जब उसको विकसित होने लगता है पौधे, तो ये देखिए धान में या गेहूं में 1 से 2 अधिक पेड़ बनने लगे, उसी को टिलिंग अवस्था कहते हैं। और और बूटिंग अवस्था वो हो गया जब दाना बनने लगता है लेकिन बाहर नहीं दिखा, अंदर ही अंदर, जब पेड़ के अंदर ही दाना बनने लगता है उसी को बूटिंग अवस्था कहते हैं। वो बाहर नहीं दिखाई देने लगता, पेड़ में दाना बनने के काम चालू हो जाता है, उसी को बूटिंग कहते हैं। और फूल आने और दाना भरने की अवस्था होती है। तो फिर से देख लीजिए, अभी क्या क्या हुआ समझ लिया ना। अब इसको पढ़ लीजिए। गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। पहला हो गया CRI, दूसरा हो गया टिलरिंग, तीसरा हो गया बूटिंग, और हो गया फुलाने और दाना भरने की अवस्था होती है। इन अवस्थाओं में पौधे को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर इस अवस्था में इसको पानी समय पर नहीं दीजिएगा तो पौधा अधिक विकास नहीं करेगा, पौधा खराब हो जाएगा, रोग ग्रसित हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। यदि इन समय पर सिंचाई न हो तो उपज में काफी कमी आ जाती है। विशेषकर CRI अवस्था सबसे प्रमुख होती है। सही समय पर सिंचाई करने से पौधे मजबूत बनते हैं और अधिक उत्पादन मिलता है। जो CRI अवस्था होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपको एक बार जरूर पानी पटा देना चाहिए। 20-25 दिन से पहले होने से पहले आपको एक बार जरूर पानी पटाना चाहिए, जिससे उसका जड़ मजबूत होगा, तभी ना आगे का पूरा चीज ऊपर से ना बोलते जड़ मजबूत होगा तो पूरा चीज मजबूत हो जाता है, इसलिए जड़ को मजबूत करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। द मेन क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वेट आर CRI, जो 20 से 25 दिन के बाद होता है। जो गेहूं का जो मुख्य स्टेज है वह CRI है। उसके बाद टिलरिंग है, उसके बाद बूटिंग है, उसके बाद फ्लावरिंग एंड गेनिंग फिलिंग स्टेज है।
ये सब तो समझा देंगे, टिल्डिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होता है, और फ्लावर एंड ग्रेन फिले जब वो दाना आने लगता है। एट दिस स्टेज द क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम वाटर, इस समय जो फसल को होती है वो अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। लेक ऑफ इरिटेशन एट दिस स्टेज रिड्यूस यील्ड सिग्निफिकेंटली, अगर आप इसको पानी की कमी कीजिएगा तो वह पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। द सियारा स्टेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम, और इस सबसे इम्पोर्टेंट, इस अवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो सियारा ही होता है। प्रॉपर इरिटेशन एट राइट टाइम इंश्योर बेटर ग्रोथ एंड हायर प्रोडक्शन, अगर सही समय पे पानी दीजिएगा तो वह सबसे अच्छा विकास करेगा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मक्का की तीन तीन पीले एवं सफेद दाने वाली किस्में के नाम बताइए। मक्का को जो तीन तीन पीले एवं सफेद दाने वाली तीन जो है, तीन पीले किस्म और तीन सफेद किस्मों के नाम बताइए। नेम ऑफ 3 येलो एंड 3 व्हाइट ग्रेन वैरायटी ऑफ मैच। आंसर देखिए, पीले दाने वाली किस्म, पीले दाने वाली किस्म में पहला हो गया गंगा 5, डेक्कन 103, HQPM1, और दूसरा हो गया सफेद दाने वाली किस्म श्वेता VL मक्का 22, जवाहर मक्का 8। याद कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे लिखेगा देख लीजिए। पीले दाने वाली किस्म जिसमें गंगा 5, डेक्कन 103, HQPM1, और सफेद दाने वाली किस्में हो गया श्वेता VL मक्का 22, जवाहर मक्का 8। एक किस्में अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। ये जो किस्में हैं वो अधिक से अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। येलो ग्रेन वैरायटीज गंगा 5, डेक्कन 103, HQPM1, और जो व्हाइट ग्रेन वैरायटीज हो गया श्वेता VL मक्का 42, जवाहर मक्का 8। दिस वैरायटी आर नोन फॉर गुड एल्ड एंड क्वालिटी, ये किस्में जो अधिक उत्पादन और अधिक अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तोरी, सरसों तथा राई के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर तोरी, मस्टर्ड एंड राई। देखिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना कवर हो सके उतना बना लिया गया क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव बनाया जाएगा। सब्जेक्टिव से भी आप एक दो नंबरी क्वेश्चन ले सकते हैं। ये सब जितना हो गया अभी आज की क्लास सिर्फ 2 नंबरी क्वेश्चन का है, शॉर्ट क्वेश्चन का है। कल जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसका कल कराया जाएगा। आज इसको देखिए, बहुत अच्छा से बनाया गया क्वेश्चन, एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, तो पूरे देख लीजिएगा और अच्छा से ध्यान रखिए। PDF से पढ़ सकते हैं या यहीं पे आप स्क्रीनशॉट लेकर अब याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऐसा ही नहीं सिर्फ बना दिया, बहुत मेहनत लगता है, 1-2 दिन मेहनत लगेगा, इसमें बहुत मेहनत लगता है इसको क्वेश्चन बनाने में। ऐसा नहीं जो कॉपी में से, बुक में से डायरेक्ट लिख दें, आपको याद ना होगा वैसा बनाया जाएगा। तो अगर मेहनत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। तोरी, सरसों और राई के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। इन फसलों के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। अधिक वर्षा और नमी इनके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इससे रोग और कीट बढ़ते हैं। साफ और हल्के धूप इनकी वृद्धि के लिए लाभकारी होती है। सही जलवायु में इन फसलों की उपज और गुणवत्ता बेहतर होती है। चलिए इंग्लिश में देखिए। तोरी, मस्टर्ड एंड राई रिक्वायर ए कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। जो तोरी, मस्टर्ड और राई के लिए जो आवश्यक होती है वह ठंडी एवं शुष्क जलवायु होती है, जो उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए। द आइडियल टेम्परेचर रेंज इज 10 से 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। जो उसका तापमान होनी चाहिए वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक्सेस रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी आर हार्मफुल एज दे इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज। अगर इसमें वर्षा और ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है उसकी कमी के कारण, जो उनकी कमी के कारण उसमें रोग, अधिक से अधिक रोग पकड़ लेगा, इसलिए इसकी कमी नहीं होने दे। क्लियर वेदर एंड वाइल्ड सनलाइट आर बेनिफिशियल फॉर देयर ग्रोथ। साफ मौसम और अच्छे कम ताप वाले सूर्य की प्रकाश जो इसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन इंप्रूव बोथ यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ दिस। जो अच्छा जलवायु होता है वो इसके वैरायटी के लिए बहुत अच्छा, उत्पादन में बहुत अच्छा मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्यमुखी के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर सनफ्लावर। आंसर देखिए, सूर्यमुखी के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सूर्यमुखी के लिए जो होती है वो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच, जिसकी मिट्टी की पीएच मान 6.5 से
8 होनी चाहिए, 8 तक होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा सूर्यमुखी के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना आवश्यक है, तो 6.5 से 8 के बीच में होनी चाहिए। जल भराव वाली मिट्टी के लिए इसकी फसल अच्छी नहीं मानी जाती है। जहाँ पर जल अधिक रह जाता है, जहाँ पर जल जमाव अधिक हो जाता है, गहराई वाली क्षेत्र में इसकी फसल अच्छी नहीं होती। यह फसल हल्की से मध्यम मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। जो फसल होती है वो हल्की से मध्यम मिट्टी में भी उगाई जा सकती है, लेकिन पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उस मिट्टी में पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। अच्छी मिट्टी में पौधे की जड़ें मजबूत होती है और उत्पादन अधिक मिलता है। और अच्छी मिट्टी जो होगी उसमें पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती है और उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। जिस मिट्टी अच्छा मिट्टी होगा तो पौधे की जड़ अवश्य मजबूत होगा, और पौधा मजबूत हो जाएगा तो उत्पादन मिलवे करेगा। चलिए आगे देखते हैं। वेल ड्रेन लोमी सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सनफ्लावर। जो डोमट मिट्टी होती है, सूक्ष्म जो डोमट मिट्टी होती है, वह सूर्यमुखी की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इस आइडियल सॉइल पीएच इज 6 to 8। जो इसका ताप होता है, जो इसका पीएच मान होना चाहिए वो 6.5 से 8 के बीच में होनी चाहिए। वाटर लॉग्ड सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर दिस क्रॉप। जिसमें वो जल जमा वाली मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इट कैन ऑल्सो ग्रो इन लाइट टू मीडियम सॉइल। जो हल्की से मध्यम मिट्टी वाली भूमि में इसकी खेती अच्छी हो सकती है। बट प्रॉपर ड्रेन इज नेसेसरी। बट उसमें पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए, वो सूखा होना चाहिए। गुड सॉइल हेल्प इन स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट एंड इंक्रीज एल्ड। अच्छी मिट्टी इसके उपज एवं विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। जूट में सड़न या रेटिंग की प्रक्रिया का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इन जूट। जूट में जो सड़न की प्रक्रिया का वर्णन करें। आंसर देखिए, जूट में सड़न एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कटे हुए पौधे को पानी में 10 से 15 दिनों तक डुबाकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया से तना नरम हो जाता है और रेशा आसानी से अलग हो जाती है। जूट के सड़न प्रक्रिया है जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कटे हुए पौधे को 10 से 15 दिन तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। पौधे को काटकर 10 से 15 दिन के बाद 10 के 15 दिन तक उसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया से ताना नरम हो जाता है। उसके बाद ताना नरम हो जाता है और रेशा आसानी से अलग हो जाती है, जिससे रेशा आसानी से अलग हो जाती है। इसके बाद रेशे को हाथ से निकालकर साफ पानी से धोया जाता है। और जब 10-15 दिन रखने के बाद रेशा को हाथ से निकालकर उसको पूरे रेशे को हाथ से निकालकर और साफ पानी से फिर से धोया जाता है। फिर उसे अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। और सही तरीके से सड़न करने पर रेशा की गुणवत्ता अच्छी होती है। और जो सही तरह से अच्छा से जो पौधे का सड़न कर दिया जाता है, उसके रेशे को सड़न कर दिया जाता है, उसमें रेशा को जो गुणवत्ता हो जाती है वो अच्छी हो जाती है, जिससे बाजार में उसका मूल्य अच्छा मिलता है। रेटिंग जूट इन एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। जो रेटिंग है जो सड़न की प्रक्रिया है वह जूट में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विच हार्वेस्टेड प्लांट समर्ज इन वाटर फॉर अबाउट 10 to 15 डेज। जिसमें पौधे को काटने के बाद 10 से 15 दिन तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। दिस मेक्स द स्टेम सॉफ्ट एंड हेल्प इन इजी सेपरेशन ऑफ फाइबर। जो तना को मुलायम एवं अच्छा, जिससे तना को मुलायम बनाती है और जिससे जो रेशा होती है वो आसानी से अलग हो जाती है। द फाइबर आर देन एक्सट्रैक्टेड मैनुअली एंड वॉश्ड विथ क्लीन वाटर। और उसके बाद जो जूट होती है उसको अच्छा से पानी में हाथ से निकालकर उसको अच्छा से साफ कर दिया जाता है। आफ्टर वॉशिंग दे आर ड्राइड इन सनलाइट। और उसको जब अच्छा से धोने के बाद उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। प्रॉपर रेटिंग इम्प्रूव फाइबर क्वालिटी एंड इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अच्छा से उसको सड़न करने के बाद अच्छा सड़न कीजिएगा तो जो फाइबर जो जूट होती है उसमें उसका क्वालिटी अच्छी हो जाती है और जिससे मार्केट में वैल्यू उसका बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, जिससे किसान को अच्छा से अच्छा लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जो पीछे क्लास नहीं देखे देख लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा जो समझ आ जाएगा। पूरा एक बार क्लास देख लीजिएगा तो उसमें पूरा समझ आ जाएगा आपको। पूरा चैप्टर का पीछे जो पहले फसलों का वर्गीकरण हुआ है, दूसरा चैप्टर ये है फसलों की खेती। तो ये लास्ट क्लास है। एक और क्लास होगी जिसमें लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। बहुत लंबा चैप्टर था, सबसे लंबा चैप्टर यही था। इससे 15 से 20 नंबर आपके एग्जाम में रहबे करेगा इससे। तो इसको अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा, पूरा थ्योरी देख लीजिएगा
और बाकी आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आप बस रोज क्लास कीजिए, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट का क्लास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और जिस दिन क्वेश्चन आंसर होगा उस दिन आपको पीडीएफ ले लीजिएगा या यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। पीडीएफ लेना होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, और उससे जिस दिन क्वेश्चन और आंसर कराया जाएगा या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा उस दिन 1-2 बार थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लीजिएगा, वरना रोज आपको 20 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं। इस पे पूरा हो जाएगा। पूरा जितना 70 नंबर के एग्जाम में आता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल आता है, तो आपको 70 में आप 65 नंबर 60 नंबर आराम से कर सकते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा लेक्चर देख लीजिए तो चलिए आगे देखते हैं। मसूर में कितनी सिंचाई देनी चाहिए? हाउ मेनी इरिटेशन आर रिक्वायर्ड इन लेंटिल? लेंटिल जो मसूर का मीनिंग है, मसूर भी बोल सकते हैं एग्जाम, मसूर भी या लेंटिल भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर देखिए, और जिसको जो डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा या आपको व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा, यहीं पे रिप्लाई हो जाएगा। व्हाट्सएप फिर के क्यों मैसेज कीजिएगा। चलिए देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, आपको यहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा जो प्रॉब्लम होगा वहाँ। मसूर एक कम पानी वाली फसल है, इसलिए इसमें सामान्यतः 1 से 2 सिंचाई ही पर्याप्त है। मसूर जो होती है रबी मौसम में उगाया जाता है और इसमें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने की अवस्था में पर दी जाती है। जो पहला सिंचाई होनी चाहिए वो फूल आने की अवस्था में दी जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरी सिंचाई दाना बढ़ने की अवस्था में दी जाती है। जो दूसरी सिंचाई करनी चाहिए वो जब दाना बढ़ने लगता है उस अवस्था में दी जाती है। अधिक पानी देने से फसल को नुकसान होता है, अगर इसमें ज्यादा पानी दीजिएगा तो फसल नुकसान हो जाएगा, सड़ ही जाएगा, उसमें पूरा पूरा सूख जाएगा और जड़ सड़ सकती है, जिससे जड़ सड़ जाएगा। वर्षा आधारित खेतों में कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती। अगर वर्षा उस टाइम हो गया 1-2 बार तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सही मात्रा में सिंचाई करने से उपज अच्छी होती है, और सही मात्रा में जो सिंचाई कीजिएगा 1 से 2 बार कीजिएगा तो उसका फसल जो होती है वो अच्छी हो जाती है, उपज अच्छी होगी। देखिए, लेंटिल इज ए लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप। जो मसूर है वह कम पानी की आवश्यकता वाली फसल है। सो जनरली 1 to 2 इरिटेशन आर सफिशिएंट। जो समानता 1 से 2 सिंचाई इसके लिए पूरा पर्याप्त है। द फर्स्ट इरिटेशन इज गिवन एट फ्लावरिंग स्टेज। जो पहला सिंचाई होती है वह फूल आने की अवस्था में देनी चाहिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। द सेकेंड इरिटेशन कैन बी गिवन एट पॉड फॉर्मेशन स्टेट। और जो दूसरा सिंचाई होती है वह जब फूल बनने लगती है या फलियां बनने लगती है उस समय देना चाहिए। देखिए आपका इंग्लिश भी कितना आसान से बना के लाया गया, बहुत आसान मीनिंग में बनाया गया है जो आपको आसानी से याद हो जाए। जो बुक से कॉपी करते तो आपको मीनिंग नहीं समझ में आता, और ये एग्जाम ही देखेगा, एग्जामिनर देखेगा, जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो खुश हो जाएगा, आराम से नंबर दे देगा। अब कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में बनाया गया। क्लास देख लीजिएगा तो आपको ऐसे भी पूरा मीनिंग समझा दिया जा रहा है इंग्लिश का, तो भी याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक्सेस इरिगेशन इज हार्मफुल एंड मे कॉज रूट रॉट। अगर आप ज्यादा पानी दीजिएगा तो इसको जड़ होती है, वो सड़ सकती है। इट रेन फेड कंडीशन। अगर वर्षा वाली क्षेत्र में इरिटेशन में नॉट बी नीडेड। अगर ज्यादा वर्षा वाली क्षेत्र है तो वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रॉपर इरिटेशन हेल्प इन बेटर यील्ड। जो प्रॉपर होती है, जो सही मात्रा में सिंचाई कीजिएगा तो उसकी उपज, जिससे उपज अच्छी होती है, फसल अच्छी होगी। क्वेश्चन आज देखिए, सब याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई ज्यादा ही साइंस में ना है। लेक्चर देखोगे तो आपको ऐसे भी याद होगा, उसका पूरा आपको जब आसपास होगा उसको देखते हुएगा तो पूरा आपको याद होगा, पूरा आपका प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चना में उगता रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे? हाउ विल यू मैनेज विल्ट डिजीज इन चिकपिया। जो उगता रोग का मीनिंग होता है इंग्लिश चिकपिया, तो इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? आंसर देखिए, चना में उगता रोग एक गंभीर बीमारी है। चना में जो उगता रोग है एक गंभीर बीमारी है जिससे पौधे सूख जाते हैं। ये रोग हो जाएगा जिससे पौधे सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, और इसको जो नियंत्रण करने के लिए आपको रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। जो अब जिस चना में ज्यादा इसमें रोग पकड़ता है उसकी खेती नहीं करनी चाहिए। जो रोग को नियंत्रण कर सके, जो उसका सामना कर सके, वैसे किस्मों का चयन करना चाहिए। बीज को बोने से पहले कार्बेडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचार करना चाहिए। जो बीज से बोने से पहले कार्बोडेजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचार करना चाहिए।
बीज से बोने से पहले जो बीज में जो खाद मिलाते हैं ना, उसमें ये दवा लगना चाहिए। जब बीज बोते हुएगा, जब जब दुकान से लाते हुए, तो उसमें पहले से मिला रहता है, देखते हुएगा दूसरे कलर का आता है, तो पहले से मिलाया रहता है उसमें, जो उसके लिए लाभ होता है, लाभदायक होता है। और फसल चक्र अपनाना चाहिए, और खेत में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। और इस बीमारी से बचने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए, नहीं जो हर बार कभी मन किए तो ये फसल कर दीजिए, मन किए तो ये फसल कर दीजिए, ऐसे कीजिएगा तो रोग अधिक से अधिक पकड़ेगा आपके फसल में। इसके लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए, लगातार एक चक्र में सभी फसल को करना चाहिए। खेत में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, और ज्यादा पानी उसमें नहीं लगना चाहिए खेत में। संक्रमित पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, और जो पौधा ज्यादा उसमें लग गया, बीमारी हो गया, तो उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इन उपायों से रोग को काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है, और ऐसे उपाय कीजिएगा तो उसमें जो रोग होगा उसको काफी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे संक्रमित पौधे को हटाकर नष्ट करके नहीं बाहर निकालेगा तो उसमें रोग होगा ही, और एक दो सबसे पहले तो फसल बर्बाद कर देगा, और फिर जब बच उच कर एक दो उसमें बाली बच जाएगा, जब उसको खाना में ले जाइएगा और अगला साल उसको बीज के लिए रोपा जाएगा, तो वो अधिक से अधिक और रोग जनित कर देगा, और जिससे पौधा होगा वो सब रोग जनित ही होगा। इसीलिए उसको उखाड़ कर नष्ट करके बिक देना चाहिए। बिल्ट इज ए सीरियस डिजीज इन चिकपिया। जो उगटा रोग है वो चना में एक 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 महत्वपूर्ण रोग है, जो डेट कॉजेज ड्राइंग ऑफ प्लांट, जो पौधे को सुखा देता है। टू मैनेज इट, इसको सुधार के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी शुड बी यूज। जो इसको रोग रोधी दवा, जो रोग रोधी बीज होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। सीड शुड बी ट्रीटेड विथ कार्बेडिजैम और ट्राइकोडर्मा बिफोर सोइंग, और उसको बोने से पहले जो उसको कार्बेडाइजिम होता है और ट्रिकोडर्मा होता है, उससे उपचार करना चाहिए, उसमें मिला देना चाहिए बीज में। क्रॉप रोटेशन शुड बी फॉलो, और फसल चक्र अपनानी चाहिए, और प्रॉपर ड्रिलिंग मस्ट बी इंश्योर्ड, और जहां पानी की जमाव न हो सके, जहां पानी निकासी अच्छा से हो सके, वैसे खेत चुनना चाहिए। इन्फेक्ट प्लांट शुड बी रिमूव एंड डिस्ट्रॉयड, जो उससे इन्फेक्ट हो गया, जो पौधा उससे रोग ग्रसित हो गया, उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, या बाहर बिक देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। दिस मेजर्स हेल्प इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ डिजीज, और ऐसा आप अपनाइएगा, इससे आपको ऐसा आप ये मेथड अपनाइएगा जिससे आप रोग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की खेती में भूमि की तैयारी कैसे की जाती है? हाउ इज लैंड प्रिपेयर्ड फॉर वेट कल्टीवेशन? आंसर देखिए, गेहूं की खेती अब कम जुताई का प्रचलन है। गेहूं की खेती में अब कम जुताई की प्रचलन है। पहले कई बार जुताई की जाती थी, पहले जो थी गेहूं की खेती करने से पहले बहुत बार जुताई की जा सकती, लेकिन अब 1 से 2 जुताई पर्याप्त है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, और खरपतवार कम होता है, और 1-2 बार सिंचाई करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, और खरपतवार जो होते हैं वो कम उसमें पनपता है, कम जमता है। ज्यादा उसमें कीजिएगा, जुताई कीजिएगा तो वो भी ठीक है, सूख जाएगा तो खरपतवार नहीं होगा, लेकिन उसमें भी भिजा रहेगा तो उसमें खरपतवार हो जाता है। खरीफ फसल के बाद शून्य जुताई, जीरो ड्रिलिंग मशीन से सीधे बुआई करनी चाहिए। जो खरपतवार के बाद होता है उसमें शून्य जुताई मशीन से सीधी बुआई करनी चाहिए। जो शून्य जुताई विधि होती है उससे उस मशीन से सीधे बुआई कर देना चाहिए, जिससे इससे समय और लागत दोनों बचते हैं। खेत समतल होना चाहिए ताकि पानी सही तरीके से फैले। तो शून्य जुताई मशीन से आप उसका बुआई कीजिएगा तो वह उस समय आपका पौधा उससे अच्छी उपज होती है, और उसमें वृद्धि जब उसका फलिया बनने लगता है, जब वो वृद्धि करने लगता है तो अच्छे तरीके से वृद्धि होगा। इससे कम समय और लागत दोनों बचते हैं, इसमें आपका समय भी बचेगा और इसमें कम पैसा भी लगेगा। इसमें खेत समतल होना चाहिए ताकि पानी सही तरीके से फैले, और खेत जो सर बराबर होने चाहिए जिससे पानी कम फैले, चारों बगल एक जगह इकट्ठा नहीं हो, चारों बगल फैल जाए। इन बेड कल्टीवेशन, गेहूं की बुआई के द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम लिटेज इज, इन बेड कल्टीवेशन, गेहूं की फसल में द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम लिटेज इज न्यू कॉमनली फॉलोड। अब गेहूं की जुताई में कम से कम जुताई की आवश्यकता पड़ने लगी है। अर्लियर एल्ड वेयर प्लाउड मेनी टाइम, पहले बहुत बार इसकी जुताई करनी पड़ती है, गेहूं की खेती करने से पहले बहुत बार जुताई करनी पड़ती थी। बट नाउ ओनली 1 to
प्लोविंग आर सफिशिएंट, लेकिन अब 1 से 2 जो जुताई है वह पर्याप्त माना जाता है। दिस हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूसिंग वेट्स। ऐसा करने से जो मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है और जो रिड्यूसिंग उसमें जो कीड़ा होता है और उसका जो रोग होता है उससे बचाव किया जा सकता है। आफ्टर और खरपतवार नियंत्रण होता है, जिससे 1-2 बार जो सिंचाई होता है जिससे खरपतवार अच्छा से नियंत्रण हो जाता है। आफ्टर द खरीफ क्रॉप्स बेड कैन बी सोन डायरेक्टली यूजिंग विथ जीरो ड्रिलिंग मशीन विदाउट फ्लोइंग द यील्ड। और खरीफ खेती के बाद हमको जो गेहूं की रुपाई होती है वो जीरो मशीन विधि से डायरेक्ट उसको कर देना चाहिए। द मेथड सेव बोथ टाइम एंड कॉस्ट। यह मेथड हमारी समय और कीमत, हमारी समय और मूल्य दोनों को बचाता है। द फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लेवल्ड सो दैट वाटर कैन स्प्रेड इवनली ड्यूरिंग इरिटेशन। जब फील्ड जब जमीन समतल होगी तो पानी चारों बगल अच्छे से फैल जाएगा, एक तक जमा नहीं होगा, इसलिए भूमि को समतल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बीजोपचार क्यों आवश्यक है? वाई इज सीड ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट? देखिए क्वेश्चन है, आप लेक्चर पूरा देखिए, नहीं तो पीडीएफ से पढ़िएगा तो आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे याद करना है। आपको कोई मीनिंग, जैसे कोई मीनिंग में प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगा तो मैं वहाँ पे पहले से ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको मदद होगा। ज्यादा देर का लेक्चर भी नहीं रहता है, आधा घंटा मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा का लेक्चर रहता ही नहीं। देखिए, वाई इज सीड ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट? बीजोपचार बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है। बीजोपचार बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि इससे बीज जनित रोगों की आवश्यकता होती है। उपचारित बीजों से अंकुरन अच्छा और समान रूप से होता है। उपचारित जो बीज होते हैं उससे अंकुरन अच्छा और समान रूप से होता है। बीजोपचार जानते क्या होता है? जब आपको बीज बोने से पहले उसमें जो अच्छी तरह से जो उसके रोग रोधी दवा होती है उसको मिला दिया जाता है, जिससे और जो उपज में लाभदायक होता है, विकास में फायदेमंद होता है, दवा से उसमें मिलाया जाता है बीज में, उसी को बीजोपचार कहते हैं। बीजोपचार करने से पहले प्रारंभिक वृद्धि अच्छी होती है। जो बीजोपचार कीजिएगा तो उससे प्रारंभिक वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ता है। जब वृद्धि अच्छी होगी, जड़ मजबूत होगा तो आगे सबसे मजबूत ही होगा और उत्पादन बढ़ता है। इसके लिए बीटामैक्स सीरम या एग्रोसन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। जब आप कोई फसल देखिएगा तो उसमें ये तीनों दवा को, जैसे बीटामैक्स हो गया, सीरम हो गया या एग्रोसिन जैसी दवाएं जो बोने से पहले आप दवा लाते हैं उसमें मिलाया जाता है। समांतर 2.5 ग्राम दवा प्रति केजी बीज की दर से उपचार किया जाता है। यह एक सरल और कम खर्च करने वाला तरीका है, लेकिन बहुत लाभकारी है। यह जो बहुत आसान और कम खर्च करने वाला तरीका है और यह बहुत फायदेमंद होता है। आइए इंग्लिश में देखिए। इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम सीड बोर्न एंड डिजीज। जो बीजोपचार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जो बीज में होने वाली रोग होती है, जो फसलों में होने वाली रोग होती है, उससे सुरक्षा करता है। ट्रीटेड सीड्स जर्मिनेट बेटर एंड यूनिफॉर्मली। जो ट्रीटेड जो उसमें जो बीजोपचार किया हुआ बीज आता है वो अच्छा उपज देता है और वृद्धि और उसमें जमने में बहुत अच्छा करता है। जो अच्छी तरह से जो बीज का जो जमने की प्रक्रिया होती है वो अच्छी तरह होती है। दिस हेल्प इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो बीज को जो ग्रोथ होने में, जो स्वस्थ रूप से ग्रोथ होने में मदद करती है। रोग जब विकास करते समय उसका ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही तरीके से विकास होगा। इट ऑल्सो इम्प्रूव द अर्ली ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड डिजीज एल्ड। और बीजोपचार करने वाले बीज से जब आप रोपिएगा तो क्रॉप में जो वृद्धि जल्दी करेगा और इंक्रीज यील्ड, और उसमें उपज होगी वो अधिक से अधिक करेगा, उपज वृद्धि करेगा। केमिकल लाइक विटैक्स, सीरम एंड एग्रोसोन आर कॉमनली यूज। और इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, दवा यूज होता है? विटावैक्स, सीरम एंड एग्रोसोन आर कॉमनली यूज। जनरली 2.5 ग्राम of 2.5 ग्राम ऑफ केमिकल इज यूज पर केजी ऑफ सीड। 1 केजी सीड में लगभग 2.5 ग्राम जो दवा होती है उसको मिलाया जाता है। इट इज सिंपल एंड लो कॉस्ट मेथड। यह बहुत ही साधारण और कम बजट वाली प्रक्रिया है, बट हाईली बेनिफिशियल फॉर फार्मर। और किसान के लिए बहुत लाभदायक होती है। आगे देखिए, खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है? देख, खरपतवार क्यों जरूरी है?
वाई वीड मैनेजमेंट नेसेसरी। खरपतवार नहीं कीजिएगा तो पौधे वही पूरा जान हड़प देगा, पूरे पौधे का, पूरा पौधा का नष्ट कर देगा खरपतवार ही। यही देखते हैं क्यों जरूरी है। एग्जाम में कैसे लिखिएगा देखिए, एक ज्यादा बार का क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा बार का नहीं है, और जो पूरा इम्पोर्टेंस जो उसके लिए अच्छा आंसर होगा वही लाया गया है। जो एग्जाम में एग्जामिनर को अच्छा लगे वही आंसर यहाँ पे लिख के लाया गया है, और आपको अच्छा से याद हो जाए। नहीं लंबा नहीं छोटा, ज्यादा छोट लिख गया तो भी एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। कम से कम उसका मीनिंग तो होना चाहिए क्या पूछा, तो उसी तरह से क्वेश्चन तैयार हुआ। देखिए खरपतवार प्रबंधन बहुत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। जब खरपतवार कर दिया गया तो फसल की वृद्धि में बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि जब एक जगह पे आप 2-3 पौधा रोप दीजिएगा और एक पौधा रोप दीजिएगा, देखिए कहीं पर समान वृद्धि वाले क्षेत्र है, और एक जगह आप एक ही पौधा रोपिएगा और एक जगह 4-5 पौधा रोप दीजिएगा, तो ज्यादा वृद्धि कौन करेगा? पहले वाला एक पौधा जहाँ रोपाएगा वह ज्यादा विकास करेगा वहां पे 4-5 के मुकाबले। इसलिए वहां पे घास फूस ज्यादा है तो वहां पे घास फूस उखाड़ दीजिएगा, तो उसको जो जमीन से पोषक तत्व मिलती है वो कम मिलेगा। तो इसीलिए दूसरे और जो भी पोषक तत्व होगी जो मेन आप जो फसल लगाए हैं उसको मिलेगी, जिससे पौधा अधिक से अधिक विकास करेगा और उपज 10 से 40% तक कम हो जाती है। और खरपतवार नहीं कीजिएगा तो उसमें उपज जो होती है वो 10 से 40% तक कम हो जाएगी। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो फसल कमजोर हो जाती है। अगर समय पर खरपतवार को नहीं हटाएगा दवा विधि से या हाथ से उखाड़ कर, तो वह फसल जो होगी जो आप रोपेगा वो फसल बहुत कमजोर हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निकाई गुड़ाई या रासायनिक दवाएं, आप खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से भी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं या रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हो गया पेंडिमिथालिन 2,4-D का उपयोग किया जा सकता है। पेंडिमिथालिन 2,4-D का उपयोग किया जा सकता है। और समय पर और सही तरीके से नियंत्रण करने से फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन बढ़ता है। अगर समय पर खरपतवार नियंत्रण कीजिएगा तो फसल स्वस्थ रहेगा और उत्पादन में वृद्धि करेगा। चलिए आगे देखते हैं। Weed management is very important because weed complete which crop for water। जो खरपतवार होती है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि वो जो खरपतवार होती है वो कंप्लीट विच क्रॉप्स फॉर वाटर, जो बीड्स होती है वो वाटर पे भी निर्भर करते हैं। आप उसको पानी जमाव करके भी खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट एंड स्पेस, ये पूरे जो क्रॉप्स होते हैं खरपतवार, जो न्यूट्रिएंट होती है, सनलाइट होती है, स्पेस होती है, दिस इफेक्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड कैन रिड्यूस एल्ड बाई 10 से 40%। और यह आपको फसल की वृद्धि में 10 से 40% तक की कमी कर सकती है। इट नॉट कंट्रोल ऑन टाइम, अगर आप इसको समय पर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो फसल क्रॉप्स बिकम्स वीक, तो फसल कमजोर पड़ जाएगी। बीड्स कैन बी कंट्रोल बाई मैनुअल बीडिंग और बाई यूजिंग केमिकल्स। आप इसको हाथ से निकाई गुड़ाई कर सकते हैं खरपतवार को, या मशीन से, या केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हो गया पेंडिमिथालिन एंड 2,4-D, प्रॉपर एंड टाइमली कंट्रोल, जो समय पर और जो सामान्य रूप से और समय पर आप इसका कंट्रोल कीजिएगा, जो फसल को ग्रोथ में बेहतर माना जाता है। इन बेटर क्रॉप्स ग्रोथ एंड हायर यील्ड। कोई चीज में आपको प्रॉब्लम होता है तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अभी पहला ही क्लास में, अभी फर्स्ट बार ही करा रहा हूँ, तो अब इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको बस मतलब समझ में आने चाहिए, नहीं जो इसका मतलब नहीं आएगा। मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ अपने अंदर सुधारने के लिए। मेरे भी अंदर जो भी गलती है मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसमें सुधारो और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो देखिए जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर दीजिएगा वहाँ पे। पूरा जितना बार कमेंट होगा पूरा पढ़ेंगे, तो जितना प्रॉब्लम होगा सब लिख दीजिएगा वहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मक्का का आर्थिक महत्व क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मेज? मक्का एक महत्वपूर्ण आर्थिक फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न, पशु आहार और विभिन्न औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। मक्का जो है एक महत्वपूर्ण आर्थिक फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न, पशु आहार और विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों में किया जाता है। इससे पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न आदि तैयार किया जाता है। मक्का से ही पॉपकॉर्न बनता है, स्वीट कॉर्न बनता है और बेबी कॉर्न भी इसी से बनता है, जिनकी बाजार में मांग बढ़ रही है और दिन पर दिन इसकी जो ये सब जो बनने की मांग हो रही है वो बढ़ रही है, और जिससे मक्का की खेती की मांग भी बढ़ रही है।
मक्का से स्टार्च, तेल और अन्य उत्पाद भी बनाया जाता है, और मक्का से भी बनाया जाता है स्टार्च, तेल और अन्य उत्पाद भी, बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। यह अधिक उत्पादन देने वाली फसल है। मक्का जो है वो गेहूं धान से अधिक उत्पादन देता है। अगर कोई रोग न पकड़े, अगर और जो बाली होते हैं वो अच्छा से हो जाए, तो सबसे अधिक उपज यही देती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। जो किसान इससे खेती करता है उसके इनकम बढ़ जाती है। बिहार में इसे तीनों मौसम, खरीफ, रबी और जायद में उगाया जाता है। देखिएगा, जो मक्का होता है वो हर मौसम में, देखे हुए खेत में कोई इस मौसम में उगाता है, कोई इस मौसम में उगाता है। ज्यादातर लोग जब धान गेहूं के कटनी के बीच में उगाते हैं, उस समय ज्यादा लोग उगाते हैं क्योंकि खेत खाली रहता है इस समय, इसलिए मक्का उगा देते हैं। लेकिन मक्का हर तीनों मौसम में उगाया जा सकता है, इसीलिए इसे भविष्य की महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। यह अधिक यह अधिक उपज देता है, इसलिए इसको भविष्य की महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। आगे देखिए, मैज इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक क्रॉप। जो मक्का है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व वाले फसल है। यूज एज फूड, एनिमल फीड एंड वेरियस इंडस्ट्री। यह मक्का जो खदान में पशु को खिलाने के लिए, और वेरियस बहुत बहुत सारे जो फैक्ट्री होते हैं उसमें भी, उद्योग होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट्स लाइक पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न एंड बेबी कॉर्न आर मेड फ्रॉम इट। इससे पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न बनाया जाता है। बीच हैव हाई मार्केट डिमांड। जो इसकी डिमांड दिन पर दिन, इसकी मांग जो है दिन पर दिन बढ़ रही है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च, ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट। इससे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाया जाता है। मैज इज हाई एल्डिंग क्रॉप्स दैट इंक्रीज फार्मर इनकम। मक्का जो होता है अधिक उपज वाली किस्म है, फसल है। मक्का बहुत ज्यादा उपज देती है, इसलिए इससे किसान की जो होती है आय में वृद्धि यही करता है। इन बिहार इट ग्रोन इन ऑल थ्री रीजन। बिहार में इसकी खेती तीनों मौसम में की जा सकती है, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, तीनों मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। देयरफॉर इट कंसिडर्ड एट क्रॉप इन फ्यूचर। इसलिए इसको भविष्य का फसल माना गया है, अधिक उपज देता है इसलिए। आगे देखिए, शून्य जुताई विधि क्या है? व्हाट इज जीरो टिलेज? देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ गया, बहुत क्वेश्चन इसमें पीछे भी हुआ है, कई बार एग्जाम में आया पीछे भी क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन इसमें, जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट ही होगा, तो अच्छा से देख लीजिए इसको, हल्के में नहीं लीजिए कोई भी क्वेश्चन को। आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, 2 बार पढ़ेगा अपने आप याद हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम कॉपी लिखी जाए, आप इसको मतलब समझिए, क्लास में आप इसको 1-2 बार पीडीएफ समझिए, कुछ बदल कर लिख दीजिए, लेकिन जो मेन मीनिंग होगा वो जरूर लिखेगा। मेन मीनिंग होना चाहिए एग्जाम में, अब लिखेगा तो। देखिए आंसर, शून्य जुताई विधि वह विधि है जिसमें बिना खेत की जुताई किए सीधे बीज बोया जाता है। शून्य जुताई विधि वह विधि है जिसमें बिना खेत की जुताई, जिसमें खेत की जुताई नहीं करते हैं और सीधे बीज को बो दिया जाता है। इनमें विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है। जब बताया था पीछे, जब शून्य जुताई विधि से करते हैं तो उसमें एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसमें बिना जुताई के ही सीधे बो दिया जाता है। यह विधि समय और लागत की बचत करती है। यह विधि जो होती है वो समय और लागत दोनों की बचत करेगी। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, जिससे आप जुताई नहीं कीजिएगा तो उसमें जब जुताई करते हैं तो वह चारों बगल मिट्टी इधर से उधर हो जाती है, जिसमें धूप अधिक से अधिक भीतर से जाता है और नमी खत्म हो जाती है। देखिए हुए ज्यादा जुताई वाले क्षेत्र में जल्दी नमी खत्म हो जाती है और खरपतवार कम होती है। तो जिससे खरपतवार कम होती है, जब नमी बना रहता है तो खरपतवार कम जमता है। यह आधुनिक खेती के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है, और यह जो है वह मॉडर्न युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। इंग्लिश में देखिए, जीरो टिलेज इज मेथड ऑफ सॉइलिंग सीड विदाउट प्लोइंग द फील्ड। जीरो टिलेज जो विधि है वह बिना खेत को जुताई किए हुए बोने की एक प्रक्रिया है। इट यूजेज अ स्पेशल मशीन। इसके लिए एक स्पेशल मशीन का उपयोग किया जाता है। इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। यह समय और मूल्य दोनों की बचत करता है। इट ऑल्सो कंजर्व मॉइस्चर एंड रिड्यूस वीड्स। यह नमी बनाए रखता है और खरपतवार को भी कम करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। यह एक आधुनिक महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया है, आधुनिक खेती के लिए महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको पहले ही बता दिया गया था जब क्वेश्चन नंबर 2 ही बताया था। उसमें सीआरआई गेहूं की जो अवस्था की वर्णन किया गया था, उसमें सीआरआई एक अवस्था जो पहला अवस्था है वही यहाँ पे दिया गया। देखिए आपको पहले ही बता दिया, फिर भी देख लीजिए इसको।
जब इसको 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखिए गेहूं की CRI अवस्था क्या है। व्हाट इज द CRI स्टेज इन बेट। CRI जिसका फुल फॉर्म हो गया क्राउन रूट इनिटिएशन अवस्था। CRI अवस्था गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। पीछे भी बताया था जो CRI अवस्था होती है गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो पौधे के जड़ आने लगती है उस समय की अवस्था होती है। देखिए इसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। इस समय पौधे में नई जड़ें क्राउन रूट बनती है। इस समय जो होती है CRI अवस्था में पौधे की नई जड़ें बनती है जो पौधे को मजबूती देती है। यह अवस्था बुआई से लगभग 20 से 25 दिन तक बाद आती है। यह जो बुआई के 20 से 25 दिन के बाद यह अवस्था आती है। इस समय यदि सिंचाई सही तरीके से की जाए तो पौधे का विकास अच्छा होता है। अगर इस समय आपको सिंचाई 20-25 दिन तक सिंचाई एक बार कर दीजिएगा अच्छा से, तो यह जो वृद्धि होगा पौधे का वो अच्छा होता है इससे, और अधिक कले बनते हैं जिससे अधिक कलियां बनने लगते हैं। जो एक पेड़ से अधिक जो पत्तियां निकल रहे हैं वो ज्यादा पत्तियां निकलेगा, ज्यादा विकसित होगा। यदि इस अवस्था में पानी की कमी हो जाए तो उपज का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर इस समय में अगर पानी की कमी कर दीजिएगा तो इसमें उपज का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए CRI अवस्था पर सिंचाई करना बहुत जरूरी माना गया है। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन बेड। CRI अवस्था होती है जो गेहूं के वृद्धि में एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। एट दिस स्टेज न्यू रूट्स कॉल्ड क्राउन रूट डेवलप। इस अवस्था में नए जड़े और क्राउन रूट विकसित होती है विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ टू द प्लांट, जो पौधे को मजबूती प्रदान करती है। इट अकोर्स अबाउट 20 to 50 डेज। यह अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। आफ्टर सोइंग जो बुआई से 20 से 25 दिन बाद आती है। प्रॉपर इरिगेशन एट दिस स्टेज इंश्योर बेटर ग्रोथ एंड मोर टिलर्स। प्रॉपर जो जुताई कीजिएगा, जो समान रूप से जुताई करिएगा और अच्छा से जुताई कीजिएगा तो वह पौधे के विकास में अच्छा माना जाता है। लैक ऑफ वाटर एट दिस स्टेज कैन रिड्यूस यील्ड। और जब इसमें पानी की कमी कीजिएगा इस अवस्था में तो आपकी पौधे को काफी नुकसान होगा और विकसित बहुत कम करेगा। देयरफॉर इरिगेशन एट CRI स्टेज इज इसेंशियल। इसीलिए CRI अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक माना जाता है। इसके अब कितना, यही लास्ट क्वेश्चन है पंडा क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मसूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु बताइए। डिस्क्राइब सुटेबल क्लाइमेट फॉर लेंटिल कल्टीवेशन। आंसर देखिए, मसूर ठंडे मौसम की फसल है। इसके लिए 15 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। कम वर्षा और ठंडी जलवायु इसकी वृद्धि के लिए अच्छी होती है। जो मसूर है वो ठंडा मौसम वाली फसल है। ये जो रबी मौसम का जो फसल होता है उसमें उगाया जाता है, रबी फसल के मौसम में। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। कम वर्षा और ठंडी जलवायु इसके वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है। जो कम वर्षा होगी और ठंडी जलवायु होती है उस समय इसकी वृद्धि अच्छी तरह से होती है। अधिक तापमान से इसकी वृद्धि प्रभावित होती है। अगर अधिक तापमान पड़ेगा, अगर टेम्परेचर गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगा तो यह अच्छी उपज नहीं देगी। यह रबी मौसम में उगाई जाती है और अच्छी उपज देती है। और जब रबी मौसम में इसको उगाइएगा तो यह अच्छी से अच्छी उपज आपको देगी। आगे देखिए, लेंटिल इज ए कूल सीजन क्रॉप। जो मसूर है वह ठंडी मौसम वाली फसलें हैं। द सुटेबल टेम्परेचर इज 50 to 25 डिग्री। और जिसका जो सही तापमान है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। लो रेनफॉल एंड कूल क्लाइमेट आर आइडियल। जो इसके लिए सामान्य ताप है वह सामान्य जो ठंडी मौसम और कम वर्षा वाली क्षेत्र इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। हाई टेम्परेचर अफेक्ट ग्रोथ। अगर ज्यादा तापमान होगा तो इसकी जो वृद्धि होगी उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, अच्छा से वृद्धि नहीं होगा। इट इज ग्रोन इन रबी सीजन। यह रबी मौसम में उगाया जाता है, रबी फसल के मौसम में उगाया जाता है। देखिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत अच्छा से बनाया गया है, आपको आसानी से याद हो जाएगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारा यहीं पे होगा। देखिए अभी मेरे व्यू आ ही नहीं रहे, 10 से 20 आ रहे हैं। देखिए बहुत लोग पढ़ाए थे लेकिन छोड़ दिए क्योंकि लोग देखते ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग देखे पूरा। अभी भी मेरे व्यू नहीं आ रहे, 10 व्यू आ रहे हैं, कभी 15 व्यू आ रहे हैं। जो वैसे ही नॉर्मल कोई स्टूडेंट देख ही नहीं रहा है। कोई 4-5 स्टूडेंट जो सीरियस है एग्रीकल्चर की तैयारी करने वाले वही देख रहा है। तो धीरे धीरे, अभी नया चैनल है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, अभी 100 से 150 सब्सक्राइबर है तो कितना देखेगा। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ,
आप भी हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका धन्यवाद। और जो हिंदी इंग्लिश होता है उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा इसी तरह से। देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आप जहाँ से पढ़ लीजिएगा उससे मिलाइएगा, कितना अच्छा है। आपको गेस्ट पेपर कुछ भी लेना नहीं होगा। जैसे हिंदी इंग्लिश का देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा से, बहुत जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए वो उसमें लगाया जाता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पीडीएफ के लिए इस पे कांटेक्ट कीजिएगा 6207657619। इसे मैसेज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा मैं यहाँ से आया हूँ यूट्यूब चैनल पे, पीडीएफ चाहिए। एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा और कौन सा पीडीएफ चाहिए बोल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार यूपी बोर्ड की पूरा हिंदी, यूपी बोर्ड का भी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पढ़ाई होगा और बिहार बोर्ड का सारा सब्जेक्ट कहीं पे कराया जाएगा। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखिए, अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।